All right. I'll start then. My name is Polavuraput Manish. I've secured All India rank 108 in this year's civil services examination. Um, this was my third attempt and second interview. And I started my preparation back in 2023. My optional was economics. And last year also I gave interview but could not make it to the final list. This time, by God's grace and best wishes of everybody around me, I've been able to secure this rank and will hopefully join Indian Foreign Services. तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी डिस्कस करूंगा, अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा एंड ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चंस भी लूंगा. जितने भी आपके डाउट्स हैं आप अपने चैट में लिखते जाइए. मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन डेफिनेटली उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा. बट मैं कुछ पहले शुरुआत में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि फेयरली कॉमन होती हैं सबके लिए. एंड बियॉन्ड दैट हम फिर क्वेश्चंस ले सकते हैं इंडिविजुअली फॉर ईच एंड एवरीबडी. आई होप दैट्स ओके, राइट? ठीक है. सो आई विल स्टार्ट विद माय प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी. अभी बिकॉज प्रीलिम्स इज अबाउट अ मंथ अवे, तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सबके लिए डिस्कस करना. तो प्रीलिम्स आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. सो अनलाइक मेंस इसके नंबर एक्चुअली में मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं. So all you have to do is basically meet a particular threshold or a cutoff, right? तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होती है मेजरली. तैयारी करनी होती है. एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन वेरी वेल. बिकॉज प्रीलिम्स में दो पेपर हैं. एक की कट ऑफ हमें पता है और एक की कट ऑफ हमें नहीं पता है. सो CSAT की कट ऑफ वी नो फॉर फैक्ट कि 1/3 कट ऑफ होती है. सो एवरीबडी हैज टू स्कोर 66.66. एंड जो दूसरा पेपर है उसकी कट ऑफ ईयर ऑन ईयर चेंज होती रहती है. बट पिछले 3-4 सालों में जो पैटर्न रहा है, somebody who's scoring between the ranges of 95 and above or who's scoring 95 and above, वो एक safe zone माना जाएगा given the kind of paper that we have been getting over the last 3-4 years, right? तो वो एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना कि हमारा थ्रेशोल्ड क्या है और हमें किस लेवल तक अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है. सो आई वुड से whoever is aiming for 2026 का prelims, just make sure that you reach that 95 plus वाला threshold so that you're in the safe zone. Otherwise फिर आप border zone में होते हैं and then each and every day between prelims and mains is very important for your preparation. बिकॉज हमें पता है कि अब आने वाले टाइम में प्रीलिम्स और मेंस का टाइम जो है वो और कम कर दिया गया है. पहले 3.5 मंथ्स मिलता था, अब 2.5 मंथ्स मिलता है. सो दैट मीन्स इट इज इवन लेसर दिस ईयर ऑन. सो यू हैव टू बी रेडी टू बेसिकली give all your efforts and time for mains preparation once prelims is over. So for that you need to be focused enough, and for that to happen you should have that mental peace ki yes, I'm clearing prelims with a comfortable margin. So if you're scoring above 95, I would say that you're in the safe zone. तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा प्रीलिम्स का फंडामेंटल स्ट्रैटेजी क्या था. मैंने 3 बार प्रीलिम्स दिया है. 2021 में मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया था, बट दैट वाज विदाउट एनी प्रिपरेशन एट ऑल. आई जस्ट वेंट टू द एग्जामिनेशन विदाउट इवन नोइंग कि इसमें 2 पेपर होते हैं. बट सो ऑफ कोर्स नेचुरली वो मेरा तब नहीं निकला था. एंड उसके बाद फिर मैंने प्रीलिम्स के लिए मैं बैठा था 2024 में एंड आई क्लियर्ड इट, एंड 2025 में एंड अगेन ऑफ कोर्स आई क्लियर्ड इट. सो मेरी कुछ लर्निंग्स रही हैं प्रीलिम्स को लेके. वो ये रही हैं कि सबसे पहले PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये जानना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए खास करके कि आपके जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं एंड उनमें एग्जैक्टली क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं एंड किस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो वो आपको सिर्फ PYQs के थ्रू ही पता चलेगा. एंड PYQs को एनालाइज करना सिर्फ उनको सॉल्व करने तक लिमिटेड नहीं होता है. आप अगर प्रीलिम्स के लिए अगर आप PYQs एनालाइज कर रहे हैं, उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक PYQ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही और कौन सी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. अगर फंडामेंटल राइट से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं.
या फिर अगर मैं हिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करूँ, तो मैंने हिस्ट्री में, जैसे मैं अभी आज तक मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है। मैंने जो मेरा हिस्ट्री की तैयारी करी थी मैंने, वो इस बेसिस पे करी थी कि मैंने पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज किए थे। एंड द वे आई यूज्ड टू एनालाइज पीवाईक्यूज इज कि आई आल्सो यूज्ड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ऑप्शन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर द लास्ट 10 years। जो भी हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बी इट एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, अगर मेरे को 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं तो मैं उन 4 ऑप्शंस के भी नोट्स बनाता था। एंड दैट इज व्हाई मैंने कोई फंडामेंटली हिस्ट्री के लिए कोई स्पेसिफिकली किताब नहीं पढ़ी थी। इट वाज जस्ट फंडामेंटली पीवाईक्यूज ओनली, एंड ऑन द basis of that I was able to attempt decent number of questions and my accuracy was fair also. Like if 10 or 12 questions are being asked in the examination, I would attempt 9 and out of which I would comfortably get 7 correct. तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट थ्रेशोल्ड बनाना पड़ेगा, और ये अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब हम पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करेंगे। पीवाईक्यूज की अगर बात हो जाए, उसके बाद हमें ये बात देखना पड़ेगा कि हमारा कंफर्टेबल जोन क्या है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। बिकॉज प्रीलिम्स में एवरीबडी हैज अ डिफरेंट अप्रोच, राइट, और सबकी एक्यूरेसी भी डिफरेंट होती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका ऑप्टिमम लेवल कौन सा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। मेरे लिए वो लेवल था 85 to 90 क्वेश्चंस, बट कुछ लोगों के लिए वो 70 क्वेश्चंस भी होता है, कुछ लोगों के लिए 95 क्वेश्चंस भी होता है। एंड आई हैव इनफ पीपल एंड आई हैव मेट इनफ पीपल अराउंड मी हु वुड अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस वेरी कंफर्टेबली एंड क्लियर द प्रीलिम्स। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका सेफ जोन कौन सा है, और वो आपको पता चलेगा मॉक्स के थ्रू। एक बार आपके मॉक्स आपने अच्छे से एनालाइज कर लिए और आपको पता चल गया कि ये मेरा कंफर्टेबल जोन है, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन को अटैक करने का या क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करने का, देन यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपका कंफर्टेबल स्पेस कौन सा है, कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल होते हैं। एंड वंस यू फिगर दैट आउट, देन यू शुड स्टिक टू दैट इवन इन द एक्चुअल डे ऑफ द एग्जामिनेशन। उस टाइम पे आप डेविएट मत करिए, प्रेशर में सकम मत होइए, एंड जो भी आपने एक स्ट्रैटेजी बना के चल रहे थे आप घर पे, नो मैटर कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहा हो, आप उस स्ट्रैटेजी पे स्टिक करके रखिए अपने आप को। इसके अलावा आ जाता है कि आप रन अप टू प्रीलिम्स में, अभी क्योंकि 1 महीना दूर है प्रीलिम्स, तो आपको फंडामेंटली क्या करना चाहिए, प्रीलिम्स के 1-2 महीने क्या करना चाहिए। तो मैंने अपने लिए एक टूल किट बनाई हुई थी प्रीलिम्स में, जिसमें मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, और इसके अलावा मैंने अपनी एरर लिस्ट बनाई हुई थी, और जो भी फंडामेंटली मेरे प्रिपरेशन में गैप्स थे और मॉक्स का जो एनालिसिस था, मैं उस टूल किट में रखता था। तो वो जो शॉर्ट मेरे नोट्स होते थे, वो बेसिकली प्रॉम्प्ट्स होते थे फॉर ईच सब्जेक्ट। लाइक फॉर बिग 4 जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, दीज आर द बिग 4 सब्जेक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। तो मुझे पता था कि इन चारों सब्जेक्ट्स में से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है स्टैटिक में से, तो देयर आई कैन नॉट गेट रॉन्ग। तो उसके मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था, प्रॉम्प्ट्स बना लेता था। जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, तो मैं फंडामेंटल राइट्स लिख के आर्टिकल लिखता था उसके सामने। आर्टिकल 21 सपोज किया मैंने, तो आर्टिकल 21 मेरे को जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे इमीडिएटली आ जाना चाहिए राइट टू लाइफ, और उसके अंडर और कौन से मेजर जजमेंट्स रही हैं, कौन से मेजर अदर राइट्स रहे हैं जो कि आर्टिकल 21 में ऐड होते गए हैं। अभी इमीडिएटली अगर कोई करंट अफेयर आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, जैसे आई थिंक अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला था, एंड दैट हैज आल्सो बीन एडेड अंडर आर्टिकल 21 परव्यू। तो आइडियली आई वुड ऐड दैट इन माय notes for article 21 and put a prompt there। तो ऐसे करके मैंने एक प्रीलिम्स टूल किट बनाई हुई थी, जिसको मैं रिलीजियसली रिवाइज करता था। एंड रन अप टू प्रीलिम्स 2 महीने अगर मेरे पास है प्रीलिम्स के, तो मेरा फोकस ज्यादातर स्टैटिक रिवाइज करने पे होता था, which is I would revise at least 8 to 9 times in 2 months time the static portion, and give at least 25 to 30 mocks। वो इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप किस टाइप की गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन गैप्स हैं, और इन्फॉर्मेशन गैप्स अगर आपके हैं तो वो आप एरर लिस्ट में मेंटेन करके रखिए, ताकि आप उनको भी रिवाइज करते रहे रेगुलरली। इसके अलावा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स को लेकर, वो है करंट अफेयर्स को कैसे अटैक किया जाए। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी काफी सिंपल थी। मुझे पता था कि करंट अफेयर्स में मेरे को अपने आप को लिमिट करके चलना है, और जितना मैं अपने लिमिटेड सोर्स से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ वो मेरे लिए बेटर रहेगा।
तो उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था रिलीजियसली, एंड न्यूज़पेपर के मैं नोट्स बनाता था। मेरे नोट्स ज़्यादा इलैबोरेट नहीं होते थे। एवरीडे न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद 1.5 पेज के मेरे नोट्स बनते थे। एंड इसके अलावा आई वुड फॉलो वन फ्री करंट अफेयर्स कंपाइलेशन दैट वाज अवेलेबल डेली। जो भी अपलोड हो जाता था वो मैं विजन आईएएस के फॉलो करता था, बट दैट वाज फ्रीली अवेलेबल। बट आप किसी भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉलो कर सकते हैं, जो जो भी फ्रीली अवेलेबल हो। डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं जो, एंड उसके बेसिस पे भी मैं नोट्स इंटीग्रेट करता था। एंड आई वुड स्टॉप मेकिंग दैट नोट्स 1 month बिफोर द प्रीलिम्स। तो आइडियली अभी जो टाइम है, मैं अब करंट अफेयर्स के नए नोट्स बनाना स्टॉप कर दूंगा, और जो मैंने पिछले 1 साल में जितने भी करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं उनको मैं रिलीजियसली रिवाइज करूंगा अब 1 महीने में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, सो दैट मेरे दिमाग में वो इम्प्रिंट हो जाएंगे। और मैं रिवाइज भी उन्हें कैसे करूंगा, रैंडमली नहीं करूंगा। मैंने जब भी मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहा होता था तो मैं मार्क कर देता था कि मेरा ये पर्टिकुलर न्यूज पीस किस सब्जेक्ट का है। जैसे अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाली न्यूज की मैं बात करूं तो उसमें मैं साइड में मार्क कर देता था कि ये पॉलिटी का है। तो जब मैं पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करता था उसके इमीडिएटली बाद में करंट अफेयर्स पॉलिटी के रिवाइज करता था 1 साल के बाद, 1 साल वाले। तो साइड बाय साइड हुआ क्या, मैंने स्टैटिक भी रिवाइज कर लिया और करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर लिए। तो फंडामेंटली मैं मेरे माइंड में क्लियर हो गया है कि क्रोनोलॉजी क्या है कोई भी डेवलपमेंट की, एंड उसका यूज केस क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिकॉज आई हैव नाउ रिवाइज स्टैटिक ऑल्सो, एंड नाउ आई ऑल्सो हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि पिछले 1 साल में इस पर्टिकुलर एवेन्यू में डेवलपमेंट क्या हुई है। तो ये और ये प्रोसेस को मैं 3-4 बार रिपीट करता था जब तक मैं परफेक्टली चीजें रिकॉल ना कर सकूं। तो ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रही है ब्रॉडली स्पीकिंग। एंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आई वुड जस्ट एडवाइज एवरीबडी की जस्ट स्टे काम, डू नॉट फ्रेट। पेपर सबके लिए नया हो सकता है, पैटर्न्स बदलते हैं, बट अपने आप को जितना आप काम रख के पेपर एनालाइज करते हुए पेपर को अटैक करेंगे उतना ही आपके बेटर चांसेस होंगे पेपर क्लियर करने के। अगर मैं सीसैट की बात करूं तो सीसैट आई वाज फेयरली फाइन विद सीसैट, बिकॉज मेरा मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड भी रहा है। आई हैव डन बीएससी मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आई वाज कंफर्टेबल विद मैथमेटिक्स पोर्शन। तो मुझे पता था कि मैं सीसैट मार्जिन से निकाल देता हूँ। बट अगर बियॉन्ड दैट ऑल्सो अगर मैं अपनी तैयारी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो सीसैट के लिए मेरा एडवाइस सबको ये होगा कि रन अप टू प्रीलिम्स में आप हर रोज 4 से 5 क्वेश्चन करिए सीसैट के। अगर जैसे प्रीलिम्स अब 1 महीना दूर है तो मैं आपको कहूंगा कि हर रोज एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें सीसैट के, जिसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हों और बाकी 4 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब के हों। और इनको आप टाइम बाउंड तरीके से सॉल्व करिए। एक बार आप ये रेगुलरली करेंगे तो आपका माइंड will be trained enough to basically solve these type of questions in a particular time frame, which is what is required in the examination. Remember that CSAT is a qualifying paper. You need to reach a certain threshold. उसके बाद आपके कितने भी मार्क्स आए वो कहीं पे ऐड नहीं होंगे। तो डू नॉट टेक इट ऑन योर ईगो कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। आप जिनमें कंफर्टेबल हैं वो क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करिए और उसको इमीडिएटली सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन उस टाइम पे आपसे नहीं हो पा रहा है तो जस्ट स्किप दैट and go to the next question. Do not take it on your ego to solve each and every question, because then that will be a blunder on your part. आप उस फंडामेंटली होगा क्या कि आप उस क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट वेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद आप पैनिक मोड में चले जाएंगे और जो क्वेश्चंस आपको आते भी हैं वो भी आपसे रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ईगो पे नहीं लेना है सीसैट का पेपर। उसमें फंडामेंटली आपको देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से और वो क्वेश्चंस को आप इमीडिएटली सॉल्व कर दीजिए। तो ये ब्रॉडली मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रही है। अगर मैं मेंस पे आऊं तो मेंस आई थिंक ये थोड़ी क्लीशेड एडवाइस भी लगेगी, बट मेंस इज फंडामेंटली जस्ट अबाउट reproducing whatever you've learned on paper in a structured manner, right? वही है मेंस। तो उसमें आपको कुछ चीज उसमें आप वो एबिलिटी आपकी कैसे डेवलप होगी जब आप लिखेंगे। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा मुझे लगता है कि आपकी हेल्प होगी। Like for example, this year between prelims and mains, I must have written about 1,000 questions, 1,000 odd questions.
तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी मेंस की तैयारी में हेल्प होगी। इसके अलावा आपको ऑफ कोर्स थोड़ा वैल्यू एडिशन भी मेंस के लिए करना पड़ता है, बट वो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन फॉर प्रीलिम्स वर्सेस वैल्यू एडिशन फॉर मेंस इज वेरी डिफरेंट। एंड मेंस में अनलाइक प्रीलिम्स आप कुछ क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ थीम्स आप पहले से आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप वैल्यू एडिशन बना सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के लिए आप कुछ फंडामेंटल वैल्यू एडिशन के नोट्स बना के रख सकते हैं फॉर GS3। इसके अलावा टेररिज्म है या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये रिपीट होते हैं हर साल थीम्स, तो इनका वैल्यू एडिशन बना के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो वैल्यू एडिशन में कुछ चीजें होंगी जो कि स्टेटिस्टिक्स होंगे जो आपको याद रखने होंगे, और उसके आप माइक्रो नोट्स बना सकते हैं और उनको इमीडिएटली रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की अगर मैं बात करूं, तो इस साल का एक करंट अफेयर्स ये हो सकता है कि हमने टारगेट किया था मार्च एंड तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ सक्सेसफुल हैज आर सिक्योरिटी एजेंसीज बीन इन कर्बिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री। तो उसके लिए आपको एक फंडामेंटली वैल्यू एडिशन 4-5 पॉइंट्स बना के रखने पड़ेंगे अपने नोट्स में मेंस के। तो जो मैंने मेंस के लिए किया था वो ये था कि मैंने हर पेपर के लिए 100 पेज के माइक्रो नोट्स बना लिए थे। GS1 के माइक्रो नोट्स 2, 3, 4 सबके माइक्रो नोट्स बना लिए थे, एंड उनको मैं रिलीजियसली रिवाइज करता था। वो माइक्रो नोट्स मैंने बनाए थे, उसमें मेरे कुछ स्टैटिक पार्ट के नोट्स भी थे और कुछ वैल्यू एडिशन के नोट्स भी थे। वो वैल्यू एडिशन मैंने जो भी फ्रीली अवेलेबल मार्केट रिसोर्स था वो मैंने यूज करा था। मल्टीपल कोचिंग्स कम अप विद देयर ओन। मैं उसमें अपने करंट अफेयर्स जो कि मैंने न्यूज़पेपर से जॉट डाउन किए थे, मैं उनका भी इस्तेमाल करता था, और टॉपर कॉपी से जो भी मेरे को वैल्यू एडिशन मिलता था मैंने उसका भी इस्तेमाल किया था। तो उसको उन सबको इंटीग्रेट करके मैंने 100 पेज के माइक्रो नोट्स बना लिए थे फॉर ईच पेपर, एंड आई वुड रिवाइज देम रिलीजियसली। तो मैंने एटलीस्ट बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन मैंने हर एक माइक्रो नोट्स के सेक्शन को एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स रिवाइज किया होगा, सो दैट वो सारे नंबर्स मेरे माइंड में इम्प्रिंटेड थे। एंड आई वुड राइट डेली। तो मैं ये मना के चलता था कि मैं 9 to 10 क्वेश्चंस लिखूंगा एवरी डे, जिसमें से 6 क्वेश्चंस GS के होंगे एंड 3 to 4 क्वेश्चंस मेरे ऑप्शनल के होंगे, विच वाज इकोनॉमिक्स, बिकॉज मेरा ऑप्शनल भी काफी हैवी था, तो मुझे उसकी तैयारी भी साइड बाय साइड करनी पड़ती थी, तो इसलिए ऑप्शनल भी मैं लिखता था एवरी डे। अगर आप ये करेंगे तो आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग यू विल बी एट अ गुड स्टेट। एंड मेंस के लिए आई थिंक फंडामेंटली मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप कॉन्स्टेंटली बेंचमार्क करते जाएं अपनी प्रिपरेशन टू अदर्स आंसर्स। वो कैसे किया जा सकता है? वो ये किया जा सकता है कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो कई सारी टेस्ट सीरीज होती है जिसमें वो बेस्ट कॉपीज अपलोड कर देते हैं, तो आप वो टेस्ट सीरीज में जा सकते हैं। आप साइड बाय साइड टॉपर कॉपीज का भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार मैंने क्या किया था कि जब मैंने टॉपर कॉपीज उठाई थी, तो टॉपर कॉपीज मैं क्या करता था, उसमें क्वेश्चन जो भी टॉपर्स ने लिखे हुए वो मैं पहले अपने नोटबुक में उनको लिखता था, एंड देन आई वुड राइट द सेम आंसर्स इन एग्जैक्ट टाइम एज द टॉपर्स। जैसे अगर मैं 5 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ टॉपर कॉपी से, तो मैं उनको 35 to 40 मिनट्स में लिखता था, एंड देन आई वुड कंपेयर माय आंसर्स टू द टॉपर। एंड मैं देखता था कि मैंने क्या लिखा है और उन्होंने क्या लिखा है, क्या ऐसा डायमेंशन है जो मैंने नहीं खोला और उन्होंने खोला है, उनकी स्ट्रक्चरिंग कैसे हुई है, उन्होंने क्या डेटा पॉइंट्स यूज करे हैं, उन्होंने पेपर को अटैक किस तरीके से किया है, एंड देन आई वुड मेक सेंस कि ओके ये मेरे गैप्स हैं और मुझे इस तरीके से डायमेंशंस खोलने। ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया टू बेसिकली इंप्रूव माय आंसर राइटिंग क्वालिटी इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक सर्टेन लेवल के नोट्स और आंसर राइटिंग क्वालिटी पे पहुंच जाएं विद इन दोस 2.5 months। तो उसके लिए आप टॉपर कॉपीज का एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। अगर मैं उसके बाद फिर मैं अगर इंटरव्यू स्टेज की बात करूं, तो इंटरव्यू मैंने 2 बार दिया है। पहली बार मेरे मार्क्स थे 165, एंड सेकंड टाइम जो इस बार मेरे मार्क्स आए वो मेरे आए 188। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस मैंने अपनी प्रिपरेशन में रखा है वो ये रखा था कि मैं करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ मैंने स्ट्रॉन्ग करी थी इस बार, एंड दूसरा मैंने अपने ऑप्शनल को और अच्छे से तैयार किया था फॉर इंटरव्यू स्टेज, बिकॉज मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, तो नेचुरली
लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है उस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पूछने का। तो पैनल इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इस बार जैसे मैं दोनों इंटरव्यूज की बात करूं, तो मैं मेरे से अगर उन्होंने 10 सवाल पूछे होंगे तो 10 में से 6 सवाल इकोनॉमिक्स पे थे। इसीलिए जो मैंने फंडामेंटली चेंज करा वो ये था कि करंट अफेयर्स को मैंने और बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया था, एंड ऑप्शनल में मैंने कुछ चीजें जैसे माइक्रो नोट्स और अच्छे से बनाए थे, उनको रिवाइज करके गया था। जो एक दो किताबें थी इकोनॉमिस्ट की, वो मैं पढ़ के गया था। एंड मैंने एआई का बहुत अच्छे से यूज किया था कि व्हाट कैन बी द प्लॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू मी इन द यूपीएससी इंटरव्यू स्टेज कंसिडरिंग माय ऑप्शनल इज इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने देन आई यूज्ड एआई सॉफ्टवेयर्स एंड एआई प्लेटफॉर्म्स गेव मी अ लिस्ट ऑफ अबाउट 50-60 गुड क्वेश्चंस दैट, एंड उसके बेसिस पे मैंने अपना आंसर्स प्रिपेयर करे थे। तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन एक्चुअल इंटरव्यूज एज वेल। तो ये मेरी ब्रॉडली स्ट्रैटेजी रही है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज के लिए। अगर मैं अपनी ऑप्शनल की बात करूँ तो ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स रहा है, क्योंकि मेरा फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में नहीं था और मेरी ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में हुई है। तो मैंने ऑप्शनल के लिए भी एक फाउंडेशन का कोर्स किया था, विच इज एंड आई डिड दैट इन 2023 राइट आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब। तो वो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था दिसंबर में। एंड उसके बाद फिर 24 में मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रोट मेंस एज वेल। तो उस टाइम पे मेरे मेंस में ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, आई गॉट 231। तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करी थी, मैंने टॉपर कॉपीज एक्सटेंसिवली रेफर करी थी, जो मैंने पहले भी बताया है। इसके अलावा कुछ और नोट्स मैंने देखने की कोशिश करी थी, एआई का बहुत अच्छे से यूज किया था। लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे मेरे ऑप्शनल में, दोनों पेपर्स में मैंने एआई से उसके मॉडल आंसर्स लिखवाए थे और उसके बेसिस पे फिर अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन किया था। वो फंडामेंटल चेंज की वजह से आई थिंक आई वाज एबल टू स्कोर डिसेंट इन माय ऑप्शनल व्हिच वाज 263 दिस टाइम। सो दैट इज अ जंप ऑफ 32 मार्क्स, एंड वो काफी कम टाइम में आई वाज एबल टू डू इट बाय गॉड्स ग्रेस। आई थिंक 2.5 months में आई वाज एबल टू डू दिस। बट ये कुछ फंडामेंटल चीजें थी जो मैंने चेंज करी थी, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। तो ये अगर आपको भी अपने ऑप्शनल में ये कोई लैकिंग रख रही है तो आप आई थिंक ये 2-3 चीजें कर सकते हैं। टॉपर कॉपीज का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करें,